हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें आज हम कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और आप सभी को पता है हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। बेसिकली हमारा जो अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप साथ में किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की या रेलवे एग्ज़ाम्स की, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो अगर आप एक बार ये क्लासेस कर ले तो अलग से आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, स्टैटिक जीके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो जाके क्लासेस देख लो। इस बैच में हमने शुरुआत किया है हिस्ट्री से, क्योंकि हम स्टैटिक जीके तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, आने वाली कंप्लीट जीके हम करने वाले हैं। और देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था वो मौर्यन पीरियड के बारे में देखा था। यहाँ पर हम मौर्यन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड है क्या। इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्यों बोला जाता है। यार देखो, यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके, यहाँ मैंने टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, अप्रॉक्स सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक, हम इसको डार्क एज भी बोला जाता है। ठीक है, इस पीरियड को डार्क एज पता है क्यों बोला जाता है। जैसे कि इससे पहले मगध एम्पायर था, 16 महाजनपद थे। ठीक है, उसके बाद आप हमने मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा। मौर्यन पीरियड की जो ख़त्म हो जाता है 185 बीसी में, मौर्यन पीरियड ख़त्म हो जाता है। 185 बीसी से लेके 300 एडी तक कोई ऐसा एम्पायर नहीं आया, कोई ऐसी डायनेस्टी नहीं आई जो अपने आप में जिसने बहुत मतलब बहुत बड़े रीजन में एक तरह से कह सकते हैं कि रूल किया हो, जैसे मौर्यन पीरियड ने। मौर्यन पीरियड था और खासकर जब अशोक का टाइम पीरियड था, तो जो एक्सपेंड था वो बहुत जगह तक हुआ। तो मौर्यन पीरियड खत्म होने के बाद, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पुष्यमित्र शुंगा, जो कि मौर्यन कमांडर ही होता है, मौर्यन के ही यहाँ पर सेनापति होता है, वो बृहदर्ता को मार देता है, मौर्यन पीरियड की समाप्ति कर देता है। और वहां से अपना एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, शुंग डायनेस्टी की। तो कहने का मतलब है, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक डिफरेंट डायनेस्टी आई हैं। कुछ बाहर के लोगों ने भी आके रूल किया। तो कुछ 4-5 डायनेस्टी हैं, जैसे शुंग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, ग्रीक रूलर्स, साकाज, कुशन डायनेस्टी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप मान सकते हो कि जो आपका 185 बीसी से लेके 300 एडी तक, ये डिफरेंट डायनेस्टीज ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में राज किया है। लेकिन इनमें से कोई भी डायनेस्टी ऐसी नहीं रही जिसने बहुत बड़ी लेवल पर राज किया हो, या बहुत लंबी समय तक राज किया हो, या जिसका बहुत ज़्यादा दबदबा हो। ठीक है, जैसे मौर्यन पीरियड का था, पूरा एक्सपेंड हुआ था बहुत अच्छे से। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ये हम कुछ डायनेस्टी पढ़ेंगे, और यहाँ से अक्सर काफ़ी सवाल बनते हैं आपके पेपर में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में। तो देखो, जब हमने कहाँ पे ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर, हमने हमारे हमारे लास्ट लेक्चर में हमने किसको मरवा दिया। हमने बृहदर्ता मर चुका है हमारी स्टोरी में लास्ट लेक्चर में। और कौन मारता है, उसी की सेना का एक सेनापति जिसका नाम पुष्यमित्र शुंगा था। वो मतलब पुष्यमित्र शुंग, इसे हिंदी में बोलेंगे शुंग। पुष्यमित्र शुंग जिसका नाम था, वो क्या करता है, बृहदर्ता को मार देता है। और वहां से एक नई डायनेस्टी उभर के आती है जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। इसने भी ज़्यादा टाइम राज नहीं किया था, 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक यहाँ पर इन लोगों ने राज किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा है, ये तो आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा, एक बार ये पूछा था कि ये किसके डिवोटी हैं, तो ये लॉर्ड कृष्णा का डिवोटी था। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना। और इसने किसको डिफीट किया था, बेसिकली किसको मारा था, बृहदर्ता को मारा था, जो कि लास्ट मौर्यन रूलर है। तो ये बात भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार पेपर में पूछा गया था कि जो बरहुत स्तूपा मध्य प्रदेश में है, वो जो बनी थी वो किसके टाइम पीरियड पे, किसके शासनकाल में बनी थी। तो वो आपका पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बनी थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसने परफॉर्म किया था अश्वमेध यज्ञ। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, क्या परफॉर्म किया था, अश्वमेध यज्ञ इसने परफॉर्म किया था। और ये चीज़ कि ये पुष्यमित्र शुंग ने परफॉर्म किया है अश्वमेध यज्ञ, ये कहाँ पर मेंशन है, ये पतंजलि में मेंशन है। और पतंजलि किसने लिखी है, महाभाष्य ने लिखी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होनी चाहिए। इधर आप हिंदी में सारी चीज़ों को देख सकते हो।
ठीक है। जैसे कि संस्थापक कौन थे इसके, पुष्यमित्र शुंग थे। भगवान कृष्ण का ये कौन था, भक्त था। पराजित किसको किया, बृहद्रथा को पराजित भी किया और उसको मार भी दिया। ठीक है। जो भरत स्तूपा मध्य प्रदेश में है वो किसके शासन काल में निर्मित हुई, तो वो आपके पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में इस्टेब्लिश हुई। अश्वमेध यज्ञ किसने कराया, तो आपका पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कराता है, अश्वमेध यज्ञ। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में। तो ये तो जस्ट आपको कोई ऐसा नहीं है कि यार आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका मौर्यन पीरियड थी उसकी भी पाटलिपुत्र थी। जब उसको मार के वहीं पे अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश की तो ऑब्वियसली बात है पाटलिपुत्री होगी। अगर चेंज होती तो वो आगे हमें पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे चेंज ही नहीं हुई। और देखो, अगर पुष्यमित्र शुंग का ग्रांड सन था अग्निमित्र, ये अग्निमित्र इसका ग्रांड सन था। और इन दोनों ने मिलके, पुष्यमित्र ने और इसके पुष्यमित्र का जो ग्रांड सन था अग्निमित्र, इन्होंने बैक्टेरियन ग्रीक्स को भी हराया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट में राज कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली जिनका रूल कर रहे थे। किसको हराया था, बैक्टेरियन ग्रीक्स। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बैक्टेरियन ग्रीक्स कौन थे, तो अभी आगे हम ग्रीक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तब मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के साथ मिलकर बैक्टेरियन ग्रीक्स को यहाँ पे हराया था। इनमें से एक रूलर होते हैं भागभद्र। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि भागभद्र जो रूलर हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। कौन थे वो, देवभूति थे। और उसको किसने मार दिया, वासुदेव ने मार दिया। जैसे पुष्यमित्र शुंग कमांडर था मौर्यन एम्पायर में और बृहद्रथा को मार देता है, वैसे ही वासुदेव कमांडर था यहाँ पर शुंग डायनेस्टी की आर्मी में, और ये देवभूति को मार देता है, जो कि शुंग डायनेस्टी का फिर लास्ट रूलर हो गया। मार के अपना राज स्थापित करता है। और ये फिर क्या इस्टेब्लिश करता है, अभी हम जो इसके आगे पढ़ेंगे कान्वा डायनेस्टी का ये इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक कालिदास ने एक बुक लिखी है मालविका अग्निमित्र। तो ये मालविका अग्निमित्र किसके बारे में है, मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की लव स्टोरी है, जो कि यहाँ मालविका अग्निमित्र में लिखी गई है। और इसको किसने लिखा है, तो इसको कालिदास ने लिखा है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अभी हमारा ये जो शुंग डायनेस्टी है बेसिकली इसके बारे में आपको इतना ही चीज़ें पता होनी चाहिए, और ज़्यादा चीज़ आपको पता होने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट रूलर कौन था आपका, देवभूति था। ठीक है, किसका, शुंग डायनेस्टी का। तो यहाँ पर अब शुंग डायनेस्टी में आर्मी में एक कमांडर था वासुदेव, वो किसको मार देता है, यहाँ पर देवभूति को मार के एक नई डायनेस्टी जिसका नाम था कान्वा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। इसका टाइम पीरियड इन्होंने भी बहुत ज़्यादा राज नहीं किया। इनका जो टाइम पीरियड रहा 73 BC से लेके 28 BC तक, तो ये तो बहुत जल्दी निपट लिए। अगर कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इसके जो लास्ट रूलर था वो कौन था, तो कान्वा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था ना मेरे भाई, लास्ट रूलर अंतिम शासक कौन था, तो वो था यहाँ पर सुशर्मा। ये चीज ध्यान रखना। और इसको कौन मारता है, इसको मारता है सिमुका। अब आप बोलोगे भैया ये सिमुका कौन आ गया, तो भाई ये सिमुका था जो कि हर इंसान एक दूसरे को मार के अपनी एक नई डायनेस्टी बना लेता था। तो ये फाउंड करता है, फिर कौन सी डायनेस्टी फाउंड करता है, फाउंडेड सतवाहना डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी फाउंड करते हैं, सतवाहना डायनेस्टी फाउंड होती है। किसको मार के, यहाँ पर सुशर्मा को मार के। ठीक है। और सुशर्मा, तो यहाँ पर आप ये चीज समझ सकते हो कि यहाँ पर कान्वा डायनेस्टी का भी अंत हो जाता है। कान्वा डायनेस्टी का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सतवाहना डायनेस्टी की। अगर हम यहाँ पर सतवाहना डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखते हैं तो इन्होंने थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रूल किया। 60 BC से लेके 225 AD तक यहाँ पर ये रूल करते हैं। और बहुत सारे टेक्स्ट में सतवाहना डायनेस्टी को आंध्राज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर आपसे पेपर में ऐसे पूछ ले कि आंध्राज के नाम से किस डायनेस्टी को जाना जाता है, तो सतवाहना डायनेस्टी को आंध्राज के नाम से भी जाना जाता है। इसके फाउंडर कौन थे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिमुका सतवाहना इसके फाउंडर थे, जो कि सुसुरमा को जो कि कान्वा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसे मार के यहाँ पर नई डायनेस्टी सतवाहना डायनेस्टी का फाउंड करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या थी। तो पैठान बोलो या प्रतिष्ठान बोलो, ये इसकी क्या थी, कैपिटल थी यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इनके एक ग्रेटेस्ट रूलर रहे गौतमी पुत्र सतकर्णी फर्स्ट, इनके बारे में ध्यान रखना।
आपसे डायरेक्ट भी पेपर में पूछा जा सकता है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी फर्स्ट थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इन्होंने जो साका उस वक्त रूल कर रहे थे, यबनाज रूल कर रहे थे, पापलावास रूल कर रहे थे, उन सब का एक तरह से सत्यानाश कर दिया था, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ठीक है, उनके एक तरह से विनाशक बने, तो इनको बोला भी जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, यवनाज एंड पापलावास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर रहे इनके टाइम पर। जितने ज़्यादा पॉसिबल था सतवाहना डायनेस्टी का एक्सपेंशन उतना हुआ था। ठीक है, और अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि जो सतवाहना डायनेस्टी है किधर की, इंडिया में किस वाले पार्ट में, जो ये बीच वाला पार्ट है ना, डेक्कन जो रीजन है आपका, जो डेक्कन रीजन है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर ये जो डायनेस्टी थी रूल कर रही थी, ये पता होना चाहिए। और यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने कौन सा टाइटल अज्यूम किया था, ध्यान रखना, दक्षिणापथ पति का जो टाइटल, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, दक्षिण पथ के लॉर्ड, जिसको दक्षिणापथ पति बोला जाता है, इसका टाइटल किस डायनेस्टी के रूलर्स ने अडॉप्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स ने इसके टाइटल को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। किंगडम को ना डिवाइड किया जाता था सब डिविजन्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो आहराज बोल सकते हैं या राष्ट्रास बोल सकते हैं। मतलब आज के टाइम में अगर मॉडर्न टाइम से समझो तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को उस वक्त क्या बोलते थे, या तो आहराज या राष्ट्राज, ये ध्यान रखना, राष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो सतवाहना डायनेस्टी थी ना, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी डायनेस्टी है जिसने जो डोनेशन, लैंड का जो डोनेशन था ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मैन को शुरुआत किया था, मतलब देना शुरू किया था, तो वो सतवाहना डायनेस्टी थी। इन्होंने स्टार्ट किया था क्या, कौन सी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था कि भाई लैंड को डोनेट करो, किसको, ब्राह्मण्स को और यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क को। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछ लिया कि किस डायनेस्टी ने जो ये प्रैक्टिस थी डोनेशन ऑफ लैंड की ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को, किसने स्टार्ट की थी, तो आपको पता होना चाहिए सतवाहना डायनेस्टी ने यहाँ पर स्टार्ट की थी। कभी अगर आपसे पूछे कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, तो जो लीड कॉइन्स थे वो भी आपके सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स ही चलाते हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो ये कॉइन इशू करते थे ना, तो कभी अगर आपसे पूछे कि जो कॉइन के ऊपर, मतलब ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जहाँ पर जिन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस किए और वहाँ पर उनके रूलर्स की इमेज बनी होती थी, तो वो भी आपकी सतवाहना ही डायनेस्टी थी। ये जो कॉइन इशू करते थे वहाँ पर रूलर्स की इमेज होती थी कॉइन्स के ऊपर, तो ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। साथ में ये सारे वो पॉइंट हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बताता हूँ कि जो चीज़ मैं लिख के नहीं लाया हूँ या जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, जैसे इसकी स्टोरी की तरह आपसे कन्वे कर रहा हूँ, तो समझो कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको चीज़ें थोड़ी डेप्थ में बताने के लिए मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं यहाँ लिख के लाया हूँ या लिख रहा हूँ आपके सामने, तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो जब हम देखो, बहुत सारी जब मैं ज़्यादा एड ऑन कराता था ना ऊपर से, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे भैया नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो स्लाइड पे ही ज़्यादा चीज़ों को ऐड ऑन किया करो। तो मैंने ट्राई किया है कि इस बार मैं स्लाइड पे ज़्यादातर चीज़ों को ऐड ऑन कराऊँ, कर दूँ पहले से ही, और क्लास के वक्त मैं कम लिखूँ। ठीक है, तो बेसिकली कुछ चीज़ें तो फिर भी बतानी ही पड़ती हैं लिख के। ठीक है, और उसके बाद जो अजंता और एलोरा केव्स थी, जो पहली बार जिनका निर्माण किया गया था वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे किया गया था, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक पुलामावी था जो कि रुद्रवर्मन को हराता है। ठीक है, रुद्रवर्मन फर्स्ट, मतलब पुलामावी आपका सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ध्यान रखना पुलुमोबी, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले। इसने किसको हराया था, रुद्रवर्मन को, रुद्रवर्मन फर्स्ट को हराया था। जो कि रुद्रवर्मन किस डायनेस्टी से, अभी हम रुद्रवर्मन के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में, जो कि साका डायनेस्टी का था। ठीक है, इतना आपको सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सतवाहना डायनेस्टी के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब क्या है, देखो हमारे इंडिया में जब मौर्यन पीरियड खत्म हो जाता है, तो मौर्यन पीरियड खत्म होने के बाद कुछ तो रूलर्स ऐसे थे जो इंडिया में ही थे और इंडिया में ही एक दूसरे को अटैक करके अपनी जो डायनेस्टी है वो एक तरह से डेवलप कर रहे थे। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने की अपनी शुंगा डायनेस्टी, उसके बाद कान्वा डायनेस्टी, फिर उसके बाद सतवाहना डायनेस्टी। लेकिन कुछ रूलर्स, कुछ डायनेस्टीज आप ऐसे भी देखोगे, कुछ रूलर्स जो कि इंडिया से नहीं थे, बाहर से आके इंडिया का, खासकर ये जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो ये जो इंडिया का आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है, अभी जितनी मैं डायनेस्टी बताने वाला हूँ आपको, जितने भी रूलर्स के बारे में देखने वाले हैं, जो नॉर्थ, एक सेकेंड, नॉर्थ
वेस्टर्न वाले रीजन पर इन लोगों ने आके राज किया है। और ऐसा नहीं है कि इनके ये सतवाहना डायनेस्टी थी तब भी वो उधर नॉर्थ वेस्ट में अपना राज कर रहे थे। ये अफगानिस्तान, काबुल वाला, पंजाब वाला, ये जो प्रोविंस है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला, उस वक्त का जो रीजन था, उधर बाहर और दूसरे कॉन्टिनेंट से आके लोग मतलब अपना रूल कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर से क्यों आए भारत, एक तो वहां पर दूसरी रूलर्स थे जो जिनकी वजह से वो उन पे अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं। इनको हम इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, या कभी आपसे इनको बैक्टीरियन ग्रीक भी अगर आपसे, अब क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी रीजंस हैं, लेकिन वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे छोड़ दो। बेसिकली ये लोग वेस्ट एशिया से आए थे और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था उधर रूल कर रहे थे। अगर यहाँ पर हम एक इनके इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें, अगर मैं यहाँ पर उनका नाम था मिनेंदर, या इंडिया के जो टेक्स्ट हैं उसमें उनका जो नाम मेंशन है वो है मिलिंद। और आपको एक चीज़ पता होगी, जो ये मिलिंद था, इसकी जो वार्तालाप थी, इसका जो कन्वर्जेशन था, जो वार्तालाप हुआ था, किसके साथ हुआ था? एक बौद्धिस्ट मॉन्क थे। कन्वर्जन कन आ, इसका जो डिस्कशन हुआ था, चलो मैं यहाँ पे डिस्कशन लिखता हूँ। जो इसका डिस्कशन हुआ था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका नाम था नागसेन। उनका नाम था नागसेन, उसके साथ इनका वार्तालाप हुआ था। और उसमें क्या था, इस मिलिंद ने इनसे काफ़ी सवाल पूछे थे, और नागसेन जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इन्होंने इसके आंसर किए थे। और ये बताते हैं कि जो इनकी कन्वर्जेशन थी ना, तो मिलिंद इतना प्रभावित हो गया अपने क्वेश्चंस का, इस तरह से आंसर दिया नागसेन ने, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उन्होंने, नागसेन ने, कि ये अपना जो धर्म है वो परिवर्तित कर लेता है और ये बुद्धिस्ट को अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है? बुद्धिस्ट को अपना लेता है। और जो इनकी ये कॉन्वर्जेशन है वो एक बुक में भी मेंशन है, जिस बुक का नाम है आपका मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो आपकी क्या है, बुक का नाम है, ये ध्यान रखना, मिलिंद पनाहो, है ना। तो इसमें बेसिकली कॉन्वर्जेशन है किसकी? बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन और मिलिंद के बीच की क्या है? कॉन्वर्जेशन है। ध्यान रखना, ये जो इंडो ग्रीक्स थे या बैक्टीरियन ग्रीक्स जिनको हम बोलते हैं, ये पहले रूलर्स थे जो मतलब नॉर्थ वेस्ट में आके, पहले रूलर्स थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में आके रूल करते हैं और बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल जब हम वहाँ पर कर रहे थे ना मॉडर्न, वहाँ पे एक सवाल भी था कि जो आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, उसमें पहली डायनेस्टी जो नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रही थी, पहले रूलर्स वो कौन से थे? तो वो बैक्टीरियन ग्रीक्स करके उधर ऑप्शन था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये फर्स्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन को, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। और इनके टाइम पर यहाँ पर, और गोल्ड कॉइन्स पे बेसिकली नाम भी होते थे इनके रूलर्स के इमेजेस भी होते थे। और इन्हीं के टाइम पे, इंडो ग्रीक रूलर्स के टाइम पे ही स्कूल गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी फ्लरिश्ड हुई थी इंडिया में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, फ्लरिश्ड हुई थी भारत के अंदर। तो इंडो ग्रीक्स के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंडो ग्रीक्स को ओवरटेक किसने किया? तो इंडो ग्रीक्स को जो ओवरटेक करते हैं ना, जस्ट बेटा सेकंड, इंडो ग्रीक्स को जो ओवरटेक करते हैं वो करते हैं साकाज। कौन करते हैं? साकाज। बेसिकली साकाज आके अटैक करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और जो इंडो ग्रीक रूल कर रहे होते हैं उनको ओवरटेक करते हैं, ठीक है। उनसे उनका मतलब इंडो ग्रीक, अब यहाँ पर जो बैक्टीरियन ग्रीक्स हैं उनका रूल खत्म हो जाता है, और नॉर्थ वेस्ट में किसका रूल स्टार्ट होता है? यहाँ पे साकाज का रूल स्टार्ट होता है। और ये भी इंडिया से नहीं थे, ये कहाँ से इन्वेजन हुआ इनका? सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे। तभी आप इस तरह से इनके नाम देखोगे। कहाँ से आए थे ये लोग? सेंट्रल एशिया से आए थे। अगर इनकी कैपिटल की बात करूँ तो इनकी कैपिटल थी तक्षशिला, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और साकाश ने काफ़ी टाइम तक रूल किया था, ठीक है। इनका बाद में जो एक लास्ट रूलर था रुद्रवर्मन थर्ड, जिसको कौन हराता है? अभी हम चंद्रगुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे। चंद्र क्या हो गया, मैं लिख कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ। चंद्रगुप्ता सेकंड हराता है, ठीक है। वो चीज़ तो चलो ठीक है, अभी हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। और बेसिकली कभी साकाज को
यहाँ पर जो साकाज को इंडोसीथियंस भी बोला जाता है। कभी अगर आपसे पूछ ले कि इंडोसीथियंस किसको बोला जाता है, तो साकाज को ही बोला जाता है, ध्यान रखना। इन्होंने जो रूल किया नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न इंडिया में किया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनके एक मोस्ट फेमस रूलर थे रुद्रवर्मन फर्स्ट, ठीक है। ये किसको हराते हैं, पुलमोबी को हराते हैं, ये चीज़ ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद सुदर्शन लेक, जो कि किसने बनवाया था, मैंने आपको बताया था ना, बताओ किसने बनाया था, पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो कि कमांडर था चंद्रगुप्त मौर्य का, हमने मौर्यन पीरियड में देखा था, ठीक है। और यहाँ पर जो ये रॉक मतलब ये जो सुदर्शन लेक था ना, वहाँ पर रॉक इंस्क्रिप्शन करवाते हैं ये, ठीक है, गिरनार में। गिरनार को आज के टाइम में जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन हुआ था बेसिकली, यहाँ पर जो रुद्रवर्मन फर्स्ट थे उनकी अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और धीरे धीरे फिर साकाज का भी यहाँ पर रूल एंड हो जाता है। और इनको कौन ओवरटेक करते हैं, इनको पार्थियंस ओवरटेक करते हैं। कौन ओवरटेक करते हैं इनको, नॉर्थ वेस्ट की ही कहानी चल रही है, जहाँ से इंडो ग्रीक बैक्टीरियन ग्रीक्स की हमने शुरुआत की है ना, सब ये जो इन्होंने रूल किया, पहली बात तो ये भारत से नहीं थे, अदर कॉन्टिनेंट से, ग्रीक वगैरह से, सेंट्रल एशिया वगैरह से, कोई ईरान से आए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पार्थियंस कहाँ से आए थे, ये माइग्रेट किए थे ईरान से। कहाँ से माइग्रेटेड, फ्रॉम ईरान। ये कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। और इन्होंने किसको ओवरटेक किया, साकाज को किया। साकाज को सक्सीड कौन करते हैं, कभी अगर आपसे सवाल पूछ ले पेपर में, तो साकाज को सक्सीड करते हैं पार्थियंस। और इससे ज़्यादा आपके पेपर में, इससे ज़्यादा डेप्थ में सवाल नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं हम। आगे है हमारी कुशन डायनेस्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसका जो टाइम पीरियड, ये भी इन्होंने भी जो रूल किया है नॉर्थ वेस्ट में ही किया है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न रीजन में ही बिलोंग मतलब रूल किया। ये सारी डायनेस्टी ये भी बाहर से ही आए थे, ठीक है। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक इनका टाइम पीरियड रहा। अगर ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये जो आए थे ना आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। और एक यहूची ट्राइब होती है, ठीक है, यूहूची जनजाति थी, बेसिकली उस ट्राइब के ये ओरिजिनेटेड माने जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर रूलिंग ग्रुप रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो वो कुशन डायनेस्टी ही रही है, कुशन्स ही रहे हैं, तो ध्यान रखना। और इस बार सीजीएल मेंस में सवाल बना था 2024 का जो सीजीएल मेंस है वहाँ पर, कि भाई ये जो कुशन डायनेस्टी है इसकी दूसरी कैपिटल कौन सी है, तो दूसरी कैपिटल मथुरा थी, और पहली कैपिटल कौन सी है, पेशावर थी। तो ये ध्यान रखना। और इन्होंने जो टाइटल लिया था, वो किसका टाइटल लिया था, देवपुत्र का टाइटल लिया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद इसके अगर फाउंडर पता होना चाहिए, एक तो यहाँ पर मैंने फाउंडर नहीं लिखे हैं, फाउंडर कौन थे, कुजुल कैडफिसिस इसके फाउंडर थे। अब अजीब से नाम इसलिए ही है क्योंकि ये इंडिया के नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, बेसिकली एक चाइना की ट्राइब थी, वहाँ से ये माइग्रेट हुए थे इंडिया की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कनिष्क था, कनिष्क के बारे में ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट फेमस रूलर है, ठीक है, इस डायनेस्टी का। और ये किसको सक्सीड करते हैं, ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछा गया था कि जो कनिष्क है वो किस राजा के बाद राजा बनता है, तो एक बीमा कैडफिसिस करके हैं, उनको सक्सीड करके ये राजा बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये साका एरा की, ये मानो 78 एडी से जो शुरुआत होती है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे होती है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और इन्होंने गोल्ड कॉइन तो पहले से भी इंट्रोड्यूस थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए, तो वो किसने किए थे, कनिष्क ने किए थे। किसने किए थे भाई, आपके यहाँ पर कनिष्क ने किए थे। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। और एक और चीज़, जब मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि 72 एडी में एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसे कौन कराता है, कनिष्क कराता है, ठीक है। चलो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो मैं चलो बता देता हूँ, कुंडलवन कश्मीर में होती है। पेट्रोनाइज कौन करता है, आपका कनिष्क यहाँ पर पेट्रोनाइज करता है। तो ध्यान रखना, कनिष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल रूलर था, कहाँ का, कुशन डायनेस्टी का। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद अगर कभी आपसे लास्ट रूलर पूछ ले कि लास्ट रूलर कौन था, तो लास्ट रूलर था आपका वासुदेव। वैसे लास्ट रूलर नहीं था, लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर वासुदेव ही था। इसके बाद सब छोटे मोटे रूलर्स ही आए, लेकिन अगर आपसे लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कभी पेपर में पूछे तो वासुदेव था। एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक्स जो थे, बैक्टीरियन ग्रीक्स जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कभी आपसे ये पूछे कि प्योरेस्ट फॉर्म किसने किया, तो कुछ कनिष्क ने किया।
कुशन डायनेस्टी से था। और कुशन डायनेस्टी ने साथ में बहुत बड़े लेवल पर गोल्ड कॉइन्स का इंट्रोड्यूस मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन किया, इश्यू करना शुरू किया। तो कभी अगर आपके पेपर में आपसे ये सवाल बने कि किस डायनेस्टी ने जो गोल्ड कॉइन को इशू किया था वाइड स्केल पे, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस वहां पर आपका उसका आंसर हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कनिष्क के कोर्ट में कुछ फेमस स्कॉलर्स थे जहां से सवाल बनते हैं। एक थे अश्वघोष। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके कोर्ट में थे, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या लिखा है। तो एक थे आपके अश्वघोष, जो कि क्या लिखते हैं, बुद्ध चरिता लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, बुद्ध चरिता लिखते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक थे चरक। चरक क्या लिखते हैं यहाँ पर, चरक चरक संहिता लिखते हैं। चरक क्या लिखते हैं, चरक संहिता लिखते हैं। एक सुश्रुत थे, ठीक है, इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ सर्जरी किसको बोला जाता है, तो सुश्रुत को बोला जाता है। यहाँ पर जो वासुदेव बन थे वो गोल्ड कॉइन के साथ साथ कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये आपके लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड पे जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड हुई थी, कुशन एम्परर खासकर जो कनिष्क का टाइम पीरियड था वहां पर। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पर फ्लरिश्ड हुई थी, तो वहां पर हमने देखा था जो बैक्टीरियन ग्रीक्स थे, वहां पर उनके टाइम पर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड हुई थी। ये भी आपके पेपर में यहाँ पे सवाल बन जाता है। तो देखो, ये हमने आपकी कुछ डायनेस्टी थी, जो कि कुछ तो इंडिया के रूलर से जो एक के बाद एक डायनेस्टी आई पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। उसके बाद हमने कुछ ऐसी देखी जो सेंट्रल एशिया से आई हुई हैं, जो ईरान से माइग्रेट हुई और उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन पे राज किया। और उनके बारे में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2024 में, जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। तो पहला है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बीमा कैडफिशिस इन कुशन डायनेस्टी। तो जो बीमा कैडफिशिस था उसका सक्सेसर कौन था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है। बीमा कैडफिशिस को किसने सक्सेस किया, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कनिष्क। ये मोस्ट फेमस रूलर था, मोस्ट फेमस रूलर था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के पूछे गए, ये चीज़ आप लोगों को आई होप पता होगी। ठीक है, हु वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पहले रूलर्स जो कि फॉरेन रूलर्स थे वो कौन थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो पहले मैंने बताया कौन आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे। पहले कौन आए थे आपके, इंडो ग्रीक्स आए थे, जिनको हम बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोलते हैं। इनके बाद बताओ कौन आए थे, अभी हम पढ़ के आए हैं, जल्दी से बताओ। इसके बाद कौन आए, इसके बाद कौन आए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके बैक्टीरियन ग्रीक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स गेव रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। स्कॉलर्स, अच्छा चलो, अभी हमने बाण भट्ट सॉरी कल्हान के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी मैं आने वाले टाइम में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो कल्हान है वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था राज तरंगनी, राज तरंगनी, जहाँ पर हमें हिस्ट्री पता चलती है। यहाँ पर बेसिकली हिस्ट्री दे रखी है कश्मीर की, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और यहाँ पर ये जो किताब है, ध्यान रखना कभी कभी लैंग्वेज भी पूछ लेता है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिनी इज अ विविड अकाउंट ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। बेसिकली जो भी कश्मीर के किंग्स थे उनके बारे में दिया हुआ है। बाज कंपोज्ड बाय कल्हान इन द लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज यही इसी एमटीएस 2024 में पूछी है। ये कौन सी लैंग्वेज में था, संस्कृत में। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड पंजाब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ही डाई। तो वैसे ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न पीरियड में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मॉडर्न पीरियड हमने पढ़ी है, कल ही पढ़ा है। ठीक है, तो बताओ कौन सी पीरियड में, शायद मैंने बताया नहीं था आपको, अलेक्जेंडर के बारे में तो बताया था, लेकिन वो कौन सी ईयर में आया था ये नहीं बताया था। तो ध्यान रखना, 206 BC या 326 BC या 327 BC दिया होगा आपके पेपर में। दोनों में जो भी दिया है वो सही होगा। और जो उसकी डेथ होती है वो 323 BC में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहाँ मिलेगा हमें, ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट स्टाइल फ्लरिश्ड इन इंडिया। तो ग्रीक्स के टाइम पर कौन सी आर्ट फ्लरिश हुई थी, तो वो आपको मैं बता चुका हूँ, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर फ्लरिश हुई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से जो एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए थे,
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक देखा। अब देखो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। देखो आपकी पॉजिटिव फीडबैक होती है तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने के लिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है, कि भैया कुछ चीज़ें जो भी आपका सजेशन रहेगा मैं बेसिकली उस पर ज़रूर काम करूँगा। और मैं लेक्चर के एंड में बोला था कि मैं आगे बताऊँगा कि पीडीएफ कैसे ले सकते हो। तो देखो आप अगर खुद से नोट्स बना रहे हो तो पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो तो एक हमारा पीडीएफ ग्रुप है 199 का, जिसमें हम कंप्लीट जो स्टैटिक जीके करी है उसके नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाती है, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। ये सभी जो पीडीएफ हैं वो हैंड रिटेन रहती हैं, ये चीज़ समझना, ठीक है, हैंड रिटेन रहती हैं। और आने वाली जो अर्जुन बैच की कंप्लीट हम जीके करने वाले हैं टॉपिक वाइज, सभी की इसी पेड ग्रुप में आपको हैंड रिटेन पीडीएफ मिल जाएगी। कहने का मतलब स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश ग्रामर रूल्स भी कराने वाला हूँ तो उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी की पीडीएफ मात्र 199 में आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करो, आपको विद इन 24 आवर्स इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस लेक्चर में हमारा इतना ही था, बात बाकी का यार पढ़ते रहो। सबसे पहले चलो थोड़ी बातें करते हैं आपसे। ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। देखो पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, और कभी भी ना आपको ऐसे डीमोटिवेशन फील हो ना, कभी ऐसा लगे यार आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आपको, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन हो गए पढ़ ही नहीं रहे, तो यार कोई मोटिवेशनल वीडियो मत देखा करो, कोई मोटिवेशनल कोट मत देखा करो, बस अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो। क्या करा करो? अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो, अपने माँ बाप की तरफ देख लिया करो, और ज़रा इमेजिन क्या करो कि वो दिन जब लिस्ट में आपका नाम होगा, और जब आपके हाथ में फ़ोन होगा, और आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और पापा मम्मी से जाके बोलोगे पापा मेरा हो गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। बस उस मोमेंट के बारे में सोच लिया करो कि वहाँ से एक रिजल्ट, एक पीडीएफ आएगी रिजल्ट की, वहाँ पर अपना नाम सर्च करोगे, उसमें तुम्हारा नाम होगा, फिर अपने फादर का नाम चेक करोगे, सब सेम होगा। और वहाँ से आपकी ज़िंदगी जो अभी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है अचानक से राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। वहाँ से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। और भाई एक जॉब के बाद चेंजेस होते हैं, एक जॉब के बाद लाइफ में बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने ऊपर मतलब अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, अपने खर्चे खुद उठाने लग जाते हो, अपने माँ बाप की भी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हो, और एक बच्चे के लिए उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ पढ़ते रहो और ख्याल रखो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।